बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो क्योंकि हम दो चैप्टर्स पहले के हम कर चुके, ये तीसरा चैप्टर है जो कि हमारी बेसिकली जो आपकी अब हम बेसिकली उस साइड पे जा रहे हैं कि जो रिसर्च क्या होती है आप कर चुके हैं, रिसर्च की जो थ्योरीज होती हैं वो कर ली हैं, उनके डिफरेंट मॉडल्स जो होते हैं वो हमने कर लिए हैं। अब हम ये बात कर रहे हैं कि जी अब जो हम जो रिसर्च क्वेश्चन जो बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे, उसको फाइंड आउट कैसे करना है, उसके लिए हमें क्या क्या कुछ करना पड़ता है। ये स्लाइड आपके सामने शेयर हुई भी है। अगर इसमें देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमें इसमें पता चल रही है वो ये है कि जो रिसर्च क्वेश्चन होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। इट शुड बी क्लियर, इट शुड बी फोकस्ड, इट शुड बी फीजिबल। फीजिबल से मुराद क्या है? क्या हर तरह से फीजिबल हो, आपके लिए वर्कफोर्स मौजूद हो, आपके लिए उसके फाइनेंसेस मौजूद हो, उसके अलावा ये है कि आपको उसके लिए प्रॉपर परमिशन मिल जाए, तो तमाम तरीके से अच्छा। और वो ऐसा भी हो कि जो आपका जो टाइम फ्रेम है, जो आपका जो मतलब जो आपकी जो रिसर्च वर्क का जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर वो इजीली हो सके। मैं एक दवा दरियाफ्त करना चाह रही हूँ और मुझे एमफिल करना है। एमफिल का टाइम ड्यूरेशन फिक्स्ड है, 3 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाता है एमफिल, ठीक है। और दवा जो है वो कम से कम 20 साल लेती है। उसूली तौर पे एक नई दवा दरियाफ्त करने का काम क्या मुझको करना चाहिए एमफिल के लेवल पे? यस और नो? हैंड रेज करें यस के लिए, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि हमें नहीं करना चाहिए ऐसा काम। तो हमारे पास अगेन रिसर्च क्वेश्चन को इतना फीजिबल होना चाहिए कि जितना टाइम फ्रेम है, जितना हम लगा सकते हैं, जितना हमारा अलाउड टाइम फ्रेम है उसके अंदर अंदर काम खत्म हो जाए। रेलेवेंट भी होना चाहिए, जाहिर सी बात है। आपकी दो चीजों से रेलेवेंट होना चाहिए। एक तो ये कि जो आपकी फील्ड है उससे रेलेवेंट होना चाहिए, और दूसरा ये कि वो सवाल जो है जो आप रिसर्च क्वेश्चन बना रहे हैं वो सोसाइटी को कोई फायदा भी दे रहा है कि नहीं दे रहा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी कुछ रिसर्च इदारों में, नाम ऑब्वियसली मैं नहीं लूंगी, कुछ रिसर्च इदारों में सालों के हिसाब से, करोड़ों के हिसाब से पैसा फेंका जा रहा है। छोटे छोटे कंपाउंड आइसोलेट किए जाते हैं, वो कंपाउंड आइसोलेट हो जाते हैं, उनकी छोटी मोटी सी एक्टिविटी चेक कर ली जाती है, उसका काम पब्लिश कर दिया जाता है, और उसके बाद वो जो है वो कंपाउंड बैंक में वो कंपाउंड पड़ा रहता है। सालों गुजर जाते हैं, वो कंपाउंड बैंक में वो कंपाउंड पड़ा रहता है, होता कुछ नहीं। क्या आपके ख्याल में ये कोई अच्छी बात है? इससे कोई फायदा होगा? मतलब रिसर्च पे इतना पैसा भी खर्च करें, इतनी मेहनत भी करें, बस सिर्फ 4-6 डिग्रियां हो जाएंगी एंड दैट्स इट, ठीक है। तो ये चीज जो है वो थोड़ी सी पसंदीदा नहीं है। कोशिश ये करनी चाहिए कि आपका जो भी काम आप कर रहे हैं इट शुड बी फीजिबल इन एवरी सेंस, लेकिन उसके अलावा वो सोसाइटी की जो नीड्स हैं उनको भी वो पूरा करे, तो ये और भी बेनिफिशियल हो जाएगी रिसर्च। अच्छा, इसके बाद फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सवाल जो है वो फ्यूएस्ट पॉसिबल वर्ड्स के साथ होना चाहिए। बहुत लंबे लंबे सवाल, 4-4, 6-6, 7-7 लाइनों के सवाल अगर आपने लिखा है, एक सवाल बनाया, उस सवाल के अंदर जो है वो फिर डिफरेंट पोर्शंस बन जाएंगे, और वो पोर्शंस जो है ऑब्वियसली वो तकलीफ दे हो जाएंगे, क्योंकि आपने अगर हर पोर्शन का आंसर निकालना शुरू किया तो 2 साल में तो किसी सूरत भी वो रिसर्च कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ऑब्वियसली उसके लिए फिर टाइम फ्रेम बढ़ जाएगा। और अगर आप से फॉर एग्जांपल टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर किसी डिग्री के लिए जो कि एक मखसूस टाइम ड्यूरेशन के अंदर वो डिग्री होती है, अगर उस डिग्री के लिए आप काम करना चाह रहे हैं तो वो थोड़ी सी आपके लिए एक हैजर्ड बन जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा ये है जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपका सवाल इतना कॉम्प्लेक्स इनफ होना चाहिए कि उसका आंसर नियरली यस और नो में ना आए। आपको उसके लिए कुछ थ्योरी डिवाइस करनी पड़े, आपको उसके लिए कुछ प्रॉपर तरीके से कुछ मैकेनिज्म दरियाफ्त करना पड़े, जिसके बाद जाके जो है वो आपकी जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो पाए, ठीक है जी। ये एक और इम्पोर्टेंट चीज हो गई जो कि आपको क्वेश्चन के हवाले से होनी चाहिए, आर्ग्यूएबल होना चाहिए क्वेश्चन। यानी ये ना हो कि जी सिंपली आपने एक सवाल किया उसका आंसर दिया, सामने से किसी भी किस्म का कोई डिस्कशन ही ना बन सके। जो फैक्ट्स हैं बेसिकली, मतलब कहना ये है
कि जो पहले से डिसाइडेड फैक्ट्स हैं, जो एक्सेप्ट हो चुके हैं वो फैक्ट्स, उनके ऊपर आप क्या रिसर्च क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकता. You have to find something new about that research, और उसके बगैर वरना फिर आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है वो वैलिड नहीं रहेगा. नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि आपके जो है वो टाइप ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस कैसे होते हैं. बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च रिक्वायर्स अ रिसर्च क्वेश्चन. ऑब्वियसली बात है, अगर आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी हाथ धोने से आप कोई फलानी डिजीज है, फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं जी कि कॉलरा, हम ये कहते हैं कि जी हाथ बार बार धोने से कॉलरा होने के चांसेस कम हो गए हैं. अगेन ये भी एक सवाल है. यस या नो में इसका आंसर नहीं आएगा, इसमें आएगा कि हाँ जी हाथ धोने का फायदा होता है या हाथ धोने का फायदा नहीं होता है. कुछ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस ले लें, उसके लिए भी यकीनन कोई ना कोई सवाल बनता होगा. मतलब आप केमिस्ट्री के हवाले से या फिजिक्स के हवाले से कोई सी भी रिसर्च हो जाए या कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन हो जाए, उसके लिए कोई ना कोई सवाल है. तो बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च रिक्वायर अ रिसर्च क्वेश्चन. द काइंड ऑफ क्वेश्चन यूज्ड डिपेंड ऑन व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर एन आंसर. ठीक है जी, आप आंसर क्या चाह रहे हैं. मैं इसको बहुत आसानी से इस तरह से एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि 5 लोग हैं, एक ड्रग है, 5 एक ड्रग या कोई एक मसला है. अब 5 लोग उस एक मसले का अलग अलग आंसर निकालेंगे. ठीक है, तो अलग अलग जब काम करेंगे तो जाहिर सी बात है वो एक ही मसला सामने रखते हुए भी सवाल सबके अलग अलग हो जाएंगे. कॉमन तरीन सिचुएशन इस वक्त कोविड-19 की है. ठीक है जी, जो सोसाइटी के हवाले से जो काम करते हैं या जो क्या कहना चाहिए सोशल साइंसेस के जो लोग हैं, अगर वो कोविड-19 पर रिसर्च करते हैं तो उनका क्वेश्चन किस तरह का होगा. मैं 1 मिनट के लिए जरा से इस चीज को पॉज कर रही हूँ. ये स्क्रीन शेयर हो गया आप लोगों के पास. ब्लैंक हैंड रेज करिए. ओके, अच्छा, मैं ये कह रही हूँ हमारे पास एक सिचुएशन है कोविड-19. कोविड-19 की सिचुएशन है. ठीक है, डॉक्टर्स भी रिसर्च कर रहे हैं, सोशल साइंसेस वाले भी रिसर्च कर रहे हैं, केमिस्ट भी रिसर्च कर रहे हैं, एनवायरमेंटलिस्ट भी रिसर्च कर रहे हैं. सवाल कोविड-19 है. माइक्स ऑन करें और मुझे बताएं कि जो है मोस्ट मतलब क्या सवाल आ सकता है. माइक्स ऑन करें और मुझे ये बताएं कि कोविड-19 के हवाले से कोई सवाल है दिमाग में आपके. यस मैम. क्या सवाल है मैम? रिलेटेड टू इट्स वैक्सीनेशन कि अब तक क्या पैरामीटर्स हैं कि हम जो है ना वैक्सीनेशन तक पहुंचने में इतनी सारी जो हर्डल्स आ रही हैं वो क्या हर्डल्स हैं और उनको हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं और क्या हमारा जो है ना वो इसको जो है ना करने के लिए हमारे पास टाइम फ्रेम कितना मतलब रिक्वायर्ड है या कितना हो सकता है, ये वाला एक क्वेश्चन है. मेरा बच्चा. मैंने अभी 2 मिनट पहले बोला था कि सवाल मिनिमम अल्फाज के साथ होना चाहिए. ये तो आपने पूरी कहानी सुना दी मुझे. माइक ऑफ करें. है जी, तो ये जो इतनी लंबी कहानी है इसमें से मैं कितने सवाल निकालूंगी. बहुत सारे निकल आएंगे ना. तो सवाल कम करें.
आपने ये कहा कोविड-19 है, उसके वैक्सीनेशन का इशू आ रहा है, ठीक है, तो वैक्सीनेशन में टाइम फ्रेम कितना चाहिए, इतनी सी बात है, ठीक है। ये सवाल पहले मुझे बताओ कि ये किसके हाथ में जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा, सोशल साइंटिस्ट के पास जाएगा, केमिस्ट के पास जाएगा, एनवायरमेंटलिस्ट के पास जाएगा, या फार्मासिस्ट के पास जाएगा? हाँ जी, एनीबॉडी? आई थिंक वायरोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना चाहिए ये क्वेश्चन। चलो वायरोलॉजिस्ट भी लगा लेते, ठीक है। अच्छा, तो सवाल क्या है, टाइम रिक्वायर्ड टू डेवलप वैक्सीन ऑफ कोविड-19, ये सवाल है। पहले तो ये बताओ मुझे, ये सवाल बना? नो मैम। W's आने चाहिए ना, why, when, where, what, who, यस मैम, ठीक व्हाट है। टाइम रिक्वायर्ड, यस मैम। तो अब आपके पास क्या होना चाहिए, क्या सवाल क्या बनेगा इसका? व्हाट टाइम रिक्वायर्ड, what time is required to develop vaccine of कोविड-19। अच्छा, अगर आप ये देखो तो ये जो सवाल है, क्या ये वायरोलॉजिस्ट की डोमेन में आता है? मुझे तो नहीं लग रहा ये वायरोलॉजिस्ट की डोमेन में जा रहा है सवाल। आई थिंक मैम इस पे जो है ना वो कंबाइन लोग काम कर सकते हैं, इसमें वायरोलॉजिस्ट भी काम कर सकता है, इसमें फार्मासिस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट भी इसमें काम कर सकते हैं, और डॉक्टर्स भी। देखिए, व्हाट टाइम इज रिक्वायर्ड टू डेवलप वैक्सीन ऑफ कोविड-19, पहली बात तो ये कि ये सवाल जो है ये कोई गवर्नमेंट इदारा कर सकता है, ऐसा सवाल। यस मैम। ठीक है ना, जो काम कर रहा है वो इस तरह का सवाल नहीं बना सकता। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो आपकी जो गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स हैं, ये सवाल उनके लिए जाएगा कि भाई आपके मुल्क में अब आप क्या करोगे, इसके लिए आपने डाटा कहाँ से कलेक्ट करना है। आप ये तो नहीं कलेक्ट कर रहे कि जी वायरोलॉजिस्ट ने जो कोविड-19 के सैंपल्स जमा किए हैं उनके ऊपर वो कुछ जो काम कर रहे हैं वो क्या नहीं। इसमें क्या हो रहा है कि कितने लोग हैं जो वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं और उन लोगों को कितनी प्रोग्रेस हो गई है और वो आगे कितना टाइम लेने वाले। अरे बात समझ में? yes, तो ये गवर्नमेंट की इदारे की बात हो गई, या सिंपली अगर मैं इसको थोड़ा सा और ब्रॉडर एस्पेक्ट पे ले जाऊं, क्योंकि हर कोई तो वैक्सीन नहीं बना रहा होता, तो अगर पूरी दुनिया में बात करें तो ये सवाल जाएगा WHO का कि जी कोई भी जो हेल्थ जो 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 इदारा है जो कि तमाम जगहों को, पूरी दुनिया के जो हेल्थ इश्यूज है उनको रेगुलेट कर रहा है, वो ये सवाल पूछ सकता है कि हाँ जी अब जहां जहां पे हर मुल्क की जो गवर्नमेंट है उसको ये सवाल चला जाएगा कि भाई आप अपने जो यहाँ पे आपके जितने साइंटिस्ट हैं उनसे पूछ के हमें ये बताइए कि आप क्या, अगर तो कोविड-19 पे फर्स्ट ऑफ ऑल वैक्सीन की फॉर्मेशन हो रही है कि नहीं हो रही, और अगर हो रही है तो उस वैक्सीन को बनने में कितना टाइम लगेगा। आ रही बात समझ में? ये बहुत ही ब्रॉडर एस्पेक्ट का क्वेश्चन हो गया, और आप इसका अंदाजा लगा लो कि ये किसी छोटा मोटा जो सिंगल पर्सन जो सिंगल हैंडेड रिसर्च करने वाला है उसके लिए तो बेसिकली ये बिल्कुल फजूल सवाल है, क्योंकि वो कितने लोगों को ढूंढेगा कि जो वैक्सीन बना रहे हैं, और फिर वो उनसे किस तरह से कम्युनिकेट करेगा, और कब जाके उसको ये आंसर मिलेगा कि जी कोविड-19 का वैक्सीन बनने में टाइम कितना लगने वाला है। बात समझ में आ रही है? यस मैम। क्लियर है ये बात? ठीक है। अच्छा, तो एक चीज तो ये हो गई, वायरोलॉजिस्ट क्या कर सकता है, वायरोलॉजिस्ट क्या सवाल निकाल सकता है इस सिचुएशन में। वायरोलॉजिस्ट क्या सवाल निकाल सकता है इस सिचुएशन में, वो ये निकाल सकता है कि व्हाट सवाल वायरोलॉजिस्ट क्या सवाल निकालेगा इस सिचुएशन में
आपके पास स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस मैम। जो मैं लिख रही हूँ वो नजर आ रहा है आप लोगों को? नो मैम। यस मैम। क्यों? एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, मैं इसको दोबारा शेयर करती हूँ, फिर मुझे बताइए जरा। जी अब बताएं, शेयर हो रहा है? नहीं मैम, मेरे पास तो नहीं आ रही आपकी शेयर स्क्रीन। मैम मेरे पास तो आ रही है आपकी शेयर स्क्रीन। मेरे पास भी आ रही है मैम। अच्छा मैम, पता नहीं फिर ये क्या मेरा कोई मसला है, आई थिंक। हाँ, फिर आपकी स्क्रीन का इशू होगा। ठीक है, तो खैर आप वीडियो देख लेना, कोई मसला नहीं है, वीडियो देख लेना। अभी आप चीजें पहले देख लो, समझ लो। ठीक है जी। अच्छा, तो 1 मिनट रुकिए जरा। अब हो रही है? जी मैम, अब हो रही है शेयर। ठीक है, वो थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया था, तो मैंने दोबारा से शेयर किया है, तो अब ठीक है ये। अच्छा, अब ये देखो, चलो सही। अब ये मुझे बताओ कि वायरोलॉजिस्ट जो है वो इस सिचुएशन में क्या सवाल बना सकता है कि जहां तक मेरा ख्याल है, मुझे इतना कोई खास आइडिया नहीं है, लेकिन वायरोलॉजिस्ट के दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि जी वायरस का कौन सा एंटीजेनिक पार्ट है जिसके अगेंस्ट हम वैक्सीन बना सकते हैं। यस ठीक है जी। तो व्हाट is the antigenic part of COVID-19 for vaccine production? ठीक है जी। अब इसमें क्या है, ये थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा कि अगर किसी तरह से कोविड-19 के जो आइसोलेट से वो मिल जाते हैं, तो उनको फिर ग्रो करके और उनमें से एंटीजेनिक पार्ट्स, डिफरेंट पोर्शंस को सेपरेट करके उनके एंटीजेनिक पार्ट्स निकाल के देखा जा सकता है कि इनके अगेंस्ट वैक्सीन बन सकती है या नहीं बन सकती। यूजुअली वायरोलॉजी के अंदर ये होता है कि आपके पास जो पैसिव इम्यूनिटी होती है वो इस्तेमाल करवानी पड़ रही होती है, क्योंकि बैक्टीरिया यूजुअली जो है एंटीबॉडीज इजीली बनवा लेते हैं। वायरसेस के जो है एंटीबॉडीज बनने में थोड़ा सा मसला होता है। उसमें ये होता है कि जब आपकी जो इम्यूनिटी खुद ही से एक्टिव हो जाती है, तो आपके जो अपने जो बॉडी के अंदर के जो सेल्स हैं, आपके जो सेल्यूलर इम्यूनिटी के सेल्स हैं, अगर वो आप किसी की बॉडी में ट्रांसफर करते हैं तो चलो बनती है बात कि भाई हाँ ठीक है, वो वैक्सीन के तौर पे काम करेगा। लेकिन एक्चुअल वैक्सीन बनाना एज सच वायरोलॉजी में, हो सकता है न्यूट्रॉन में अब इजी हो गया हो, लेकिन यूजुअली कहा यही जाता है कि जी वायरसेस की वैक्सीन जो है वो इतनी इजीली नहीं बनती। अब चूंकि इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन बन रही है, हेपेटाइटिस की वैक्सीन बन रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम ये कह सकते हैं कि जी लाइफ एटेन्यूएटेड वैक्सीन होगी, या ये कि उसका कोई एंटीजेनिक पार्ट है, उससे हम वैक्सीन बनाते हैं ताकि उसकी वजह से बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज या उसके अगेंस्ट जो मेमोरी टी सेल्स हैं वो जनरेट हो सके। यहाँ तक बात क्लियर है? यस मैम। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि कोविड-19 के हवाले से कोई और थोड़ा सिंपल सा सवाल किसी के दिमाग में आ सकता है? मैम, एग्जैक्ट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। What should be the treatment protocol of COVID-19? Of COVID-19. अच्छा, अब इसमें ये फेयरली थोड़ा सा आसान सवाल है, ये कोई एक इंडिविजुअल बंदा भी कर सकता है, लेकिन अब मुझे ये बताओ कि इसमें टारगेट पॉपुलेशन कहाँ पे होगी, किससे हम बात करेंगे उसके लिए? टारगेट पॉपुलेशन मैम यही जो इफेक्ट कर रहे हैं पेशेंट्स से लेंगे की, तो सॉरी पेशेंट से या लेंगे हम, डॉक्टर से हम लेंगे, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ पेशेंट प्रोफाइल वो बनाएंगे डॉक्टर्स। बिल्कुल सही बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जितने डॉक्टर्स जो कि इस वक्त कोविड-19 के अंदर जो हेल्प कर रहे हैं, उनसे पूछेंगे कि जी आपने क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस इस्तेमाल किए और उनमें से आपको सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या लगा। अब जब अगर आप अच्छे खासे डॉक्टर से ये डाटा ले लेते, तो
उसमें से एक कंक्लूजन निकालना आसान हो जाएगा कि जो सबसे ज्यादा इस पूरे टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो सबसे ज्यादा बेहतर दवा महसूस हुई वो कौन सी थी। बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी आप जो है वो कौन सी एक एंटी एड्स और एंटी इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन को मिक्स कर, सॉरी वैक्सीन कह रही हूँ, उनकी जो कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट है उसको मिक्स करके देंगे एंटीवायरल एजेंट्स को, तो कोविड-19 को ट्रीटमेंट हो जाएगी। फिर कुछ ने बोला कि जी डेक्सामेथासोन के साथ जो है आप पता नहीं कौन सी दवा है वो मिला लें, उससे कोविड-19 को फायदा हो जाएगा। फिर एक जमाने में शुरू में आया था फ्लोरोक्विनोलोन से, उनको अगर आप दे रहे हैं तो उससे फायदा हो जाएगा। तमाम चीजें आती थी कि भाई इससे फायदा हो रहा है, फिर कहते हैं नहीं नहीं इससे नुकसान हो रहा है, फिर कोई चीज आ रही है नहीं नहीं इससे नुकसान हो रहा है। तो अगेन फायदा किससे हो रहा है, इसके ऊपर हम डॉक्टर्स का जो है एक व्यू ले सकते हैं। तो ये एक सिंपल छोटी सी एक सर्च होगी जो कि की जा सकती है, और मतलब कुछ ना कुछ कंसिडरेबल किस्म का रिजल्ट जो है वो एटलीस्ट पाकिस्तान के लेवल पे निकल के आ सकता है कि जी डॉक्टर्स के दिमाग में क्या चल रहा है कोविड-19 की ट्रीटमेंट के हवाले से। ठीक है जी। सोशल साइंटिस्ट हैं वैसे फॉर एग्जांपल, वो क्या सवाल बना सकते हैं कोविड-19 की सिचुएशन में। कोई आइडिया? मैम सोशल साइंसेस वाले आई थिंक जो अदर इम्पैक्ट फैक्टर्स होंगे कि जो इसकी ट्रीटमेंट में हेल्पफुल हो सकते हैं, सो लाइक अगर कोई ऐसा कोई फ्रूट है, कोई वेजिटेबल है जो इम्यून सिस्टम बूस्टिंग जो चीजें हैं, आई थिंक वो सब सोशल साइंसेस वाले बताएंगे। एग्जैक्टली मैम, एक जमाने में वो भी चला था। अरे लोग पूरे झाड़ पी गए सना मक्खी के कोविड-19 से बचने के लिए। तो मतलब बाकायदा हमारे यहाँ तो घर में मामू बता रहे थे कि ऑफिस में 1-1 किलो के पैकेट जो है वो गिफ्ट किए जा रहे थे दूसरों को सना मक्खी के जो है इससे फायदा हो रहा है। लेकिन बाद में ये पता चला कि जी सना मक्खी जो है वो खाली वो नहीं है, क्या कहना चाहिए कि फायदेमंद नहीं है, अच्छा खासा नुकसान भी कॉज कर सकती है। जी एग्जैक्टली मैम, उसको भी विद प्रिकॉशन देने चाहिए, ऐसे नहीं कि बस शुरू हो जाए। यहाँ तो लोग शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे फार्मासिस्ट का रोल आ जाएगा। रोल, व्हाट इज द रोल ऑफ सना मक्खी, जो भी इसका साइंटिफिक नेम है वो डाल के सना मक्खी इन ट्रीटमेंट कोविड-19, इन ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। ठीक है जी। तो ये तो फार्मासिस्ट या कोई हर्बलिस्ट हो गया, तो वो इसके ऊपर काम कर सकता है। सोशल साइंटिस्ट क्या कर सकता है कि जी व्हाट वाज द इफेक्टिवनेस ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग इन द प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19 स्प्रेड। हो सकता है ये? यस मैम, ये हो सकता है सोशल साइंसेस में। was the impact of social distancing in prevention of spread of COVID-19। अब अगर आप देखो जो पहली बच्ची ने जो इतनी लंबी सारी कहानी बनाई थी, इसमें से हमने कितने सवाल निकाले? 1, 2, 3, 4 और ये 5। बेटा बात समझ में आई आपको? यस मैम। ये देखा आपने, वो जो इतनी लंबी स्टोरी की थी उसमें से हमने कितने सारे सवाल निकाले। और मजे की बात ये है कि ये तमाम के तमाम सवालात जो हैं वो बेसिकली अलग अलग फील्ड्स में जा रहे हैं, अलग अलग डोमेन्स में जा रहे हैं। कि अगर जो प्रिसाइज ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो डॉक्टर्स देखेंगे, सना मक्खी का रोल है या तो हर्बलिस्ट या फार्मासिस्ट देखेगा। ठीक है जी। फिर उसके अलावा वैक्सीन की जो एंटीजेनिक एस्पेक्ट्स हैं वो वायरोलॉजिस्ट देखेगा। डेवलपमेंट की जो वैक्सीन की जो डेवलपमेंट है उसमें कितना टाइम लगेगा, ऑब्वियसली वो कोई कंट्रोलिंग इदारा है वो चेक करेगा। फिर उसके बाद फिर आते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का फायदा क्या हो रहा है, हुआ भी या नहीं हुआ, उसका इम्पैक्ट कौन देखेगा, वो सोशल साइंटिस्ट देखेगा। इसके अलावा ये हो सकता है कि से फॉर एग्जांपल कोई सा प्लांट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी जो है एंटीवायरल एक्टिविटी बहुत एक्टिविटी है, उसमें से कोई एक्टिव कंपाउंड जो है वो निकल के आया, तो किसी केमिस्ट ने वो चेक किया कि वो एंटीवायरल हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो वायरोलॉजिस्ट प्लस केमिस्ट क्या देख सकते हैं? What
is the role of any chemical compound, यहाँ पे कोई सा भी chemical compound का नाम डाल के, in treatment of या viral replication of COVID-19. यानी what is the role of any chemical component, जो भी किसी मतलब बहुत सारे chemical बैंक में पड़े होंगे ना chemical, तो what is the role of any chemical in treatment of या in preventing the viral replication of COVID-19? हो सकता है ये सवाल? ठीक है, तो ये ऑल टुगेदर ये सारी चीजें हैं जो हमारे क्वेश्चन के अंदर आ सकती हैं. अच्छा, इसके बाद हमारा पावर पॉइंट स्लाइड शो. अब ये देखो, मैं आपको दूसरी स्क्रीन शेयर की है मैंने, वापस से हम जो पहले वाला जो स्लाइड शो था उस पे आ गए. दिख रहा है सबको? चलो, यस मैम. ठीक है जी. अब इसके बाद फिर हम आ जाते हैं कि जी रिसर्च क्वेश्चन की टाइप क्या क्या हो सकती है. ये एक मुझे इंटरनेट से एक अच्छी सी स्लाइड मिल गई थी जिसके अंदर इन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि हम किस तरह के क्वेश्चंस बना सकते हैं और वो कौन सी रिसर्च टाइप में जाएगा. फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्स. ठीक है जी. अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, आपने कोई सा भी प्लांट उठा लिया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिए. कोई नया सा प्लांट आपको नजर आया, पहले कभी आपने नहीं देखा था, आपने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन कर दिए, वो एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो गई. कंपैरेटिव रिसर्च क्या है कि डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन एक्स एंड वाई. मैं सिंपल सा बिल्कुल बॉटनी के लैंग्वेज में बात करती हूँ. हमारे पास दो नीम की सिंगल फैमिली के दो प्लांट्स हैं. एक को कहते हैं हम मेलिया एज़ोथेरिक कहते हैं और दूसरे को कहते हैं एज़ोथेरिक्टा इंडिका. ठीक है जी. मेलिया एज़ोथेरिक जो है वो जो प्लांट है उसको हम कॉमनली बकाइन भी कहते हैं और हमारे घर में बहुत ही कॉमनली उसको नकली नीम भी कहा जाता है. ठीक है जी. लेकिन उसके मुकाबले में जो एज़ोथेरिक्टा इंडिका है वो नीम है, एक्चुअल नीम है. अब हम कंपेयर कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों ने कंपेयर किया है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस ऑफ एज़ोथेरिक्टा इंडिका एंड मेलिया एज़ोथेरिक एंड व्हाट आर द सिमिलैरिटीज ऑफ मेलिया एज़ोथेरिक एंड एज़ोथेरिक्टा इंडिका. ठीक है जी. यानी नीम और बकाइन की कंपैरिजन में आप ये भी देख सकते हैं कि डिफरेंसेस क्या हैं और ये भी देख सकते हैं कि सिमिलैरिटीज क्या हैं. ठीक है जी. तो इस तरह की जो रिसर्च होगी वो कंपैरेटिव हो जाएगी. अब आप उसके अंदर कोई सा भी एक एस्पेक्ट उठा लें. से फॉर एग्जांपल हम ये देख लेते हैं कि ये दोनों जो प्लांट्स हैं वो बहुत ही जबरदस्त एंटीबायोटिक एक्टिविटी रखते हैं. ठीक है जी. अब आपने एक सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स उठाए और उन तमाम सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स को दोनों प्लांट्स की जो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस हैं और जो डिफरेंट टाइप के जो एक्सट्रैक्ट्स हैं उनमें आपस में कंपेयर करके आप बता सकते हैं कि जी दोनों में यानी दोनों एक ही तरह के ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट इफेक्टिव हैं या दोनों जो हैं वो अलग अलग टाइप की जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अगेंस्ट इफेक्टिव हैं. बन सकती है ऐसी रिसर्च, बिल्कुल बन सकती है. ठीक है जी. फिर इसी तरह से कोरिलेशनल है कि दो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल एक्स और वेरिएबल वाई, हाथ धोना और डायरिया, हाथ नहीं धोना और डायरिया, इन दोनों के दरमियान में कोई पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नहीं. बन सकता है ऐसा सवाल. ठीक है. बहुत सारी जगहों पे आज भी हम ये मैसेज पाकिस्तान में प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि जी वॉशरूम से आने के बाद, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद हाथ धो. ठीक है. अभी कोविड-19 के चक्कर में मुस्तकिल आ रहा है दिन में कोई 15 मरतबा हाथ धो लें और हाथ धोने का तरीका बताया जा रहा है. तो मतलब ये चीजें हैं जिनके ऊपर फिर हम कोरिलेशनल रिसर्च बना सकते हैं और सवाल निकाल सकते हैं. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या है कि जी व्हाट आर द मेन कैरेक्टर्स ऑफ एक्स एंड व्हाट इज द रोल ऑफ वाई एंड जी ऑन इट. से फॉर एग्जाम्पल ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा के मेन फैक्टर्स क्या क्या हैं, क्या क्या चीजें हैं जो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा कॉज करती हैं. ठीक है. और अब मैं चेक करना चाह रही हूँ कि इस ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा के होने में सिगरेट स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन का कितना रोल है. बना सकती हूँ सवाल. ठीक है. एंड में मुझे पता चल जाएगा कि सिगरेट स्मोकिंग से ज्यादा हो रही है या अल्कोहल कंजम्पशन से ज्यादा हो रही है, और अल्कोहल कंजम्पशन से वाकई में ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा होता भी है कि नहीं होता. क्लियर है ये बात? कुछ समझ में आ रही है बात? ठीक है. अच्छा, इसके बाद फिर आप आ जाते हैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के ऊपर कि डज एक्स हैज एन इफेक्ट ऑन वाई. ठीक है जी.
यानी वही वाली बात के सिगरेट स्मोकिंग का ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा के ऊपर इफेक्ट है या नहीं है, या सिंपली सी बात है कि सिगरेट स्मोकिंग अनकंट्रोल से सिगरेट स्मोकिंग का लंग्स के ऊपर क्या इफेक्ट है, या क्रॉनिक अल्कोहल कंजम्पशन का लिवर के ऊपर क्या इफेक्ट है, ठीक है जी, या इफेक्ट वाई का, इसको मतलब उल्टा भी कर सकते हैं, एक का दूसरे के ऊपर भी देख सकते हैं। अगर तो से फॉर एग्जांपल सिगरेट स्मोकिंग का इफेक्ट है तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो सिगरेट स्मोकिंग की तरफ एक बंदे को लेकर जाते हैं, हम वो भी देख सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे प्लीज एक जो है मसला है वो ये कि एक मिनट,